तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको देखने के बाद आप सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें किंशन नाम के एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ये ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर ना जाए। यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया गया है, किसी को भी इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन इस कोऑर्डिनेट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर ज़ेनरेन हीवन में जाने वाले हैं। उनका आज ट्रायल होगा। तो कोई भी अगर 300 किलोमीटर की दूरी पे गया ना, तो हो सकता है कि वो ज़ेनरेन को ट्रायल पूरा करने में थोड़ी परेशानी डाल दे। इसलिए सभी को आज के दिन सेट के अंदर ही रहना है। किंशन सेट भी पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पर अपनी सेफ्टी को देखते हुए उसी किंशन सेट में हम एक छोटे से कमरे को देखते हैं, जहाँ पर सिस्टर जाओ नाम की एक लड़की बैठी होती है। उसी के सामने एक डीमन भी था जिसे बंदी बना लिया गया था, और ये जो डीमन था वो अंडरवर्ल्ड से आता है। यहाँ पर जमीन के ऊपर तो यहाँ इंसान रहते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जो अंडरवर्ल्ड है वहाँ पर डीमंस वगैरह रहते हैं, जो लोग इंसानों को पसंद नहीं करते। किंशन सेट वालों ने जब यहाँ पर डीमन को देखा तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद यहाँ पर कमरे में कैद करके रखी। कहीं यहाँ पर ज़ेनरेन को हीवन में जाने के लिए कुछ रुकावटें ना डाल दे। और उसी डीमन को यहाँ पर जब बांध के रखा गया तो उसके सामने सिस्टर जाओ को भी रखा गया, ताकि वो यहाँ पर इस डीमन के ऊपर नजर रखे। कोई भी वो गड़बड़ी करता है तो जाओ के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उस डीमन की जान ले लेगी। तो डीमन यहाँ पर सिस्टर जाओ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो यहाँ पर उसकी बातों में आ जाए और जो रस्सियाँ उसके हाथ में बंधी हुई है वो उसे खोल दे। इसके बाद ये डीमन यहाँ पर ज़ेनरेन के हीवन में जाने के टेस्ट में रुकावट डाल देगा। इस वजह से वो हीवन में नहीं जा सकता। लेकिन सिस्टर जाओ जो होती वो एक नंबर की एटीट्यूड वाली बंदी थी। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता कि वो डीमन यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कहे। वो उसको नहीं हाँ कह रही थी नहीं ना कह रही थी, बस चुपचाप से वहाँ पर उसके ऊपर नजर बनाए हुए बैठी होती है। डीमन अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन सिस्टर जाओ वहाँ पर 1% भी उसके बातों में नहीं आती। इस वजह से डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी वहाँ से किंशन सेट जो है उसका रीडर गुजर रहा होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर ये डीमन यहाँ सिस्टर जाओ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लीडर वहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, और उसकी मदद से सीधा का सीधा उसने उस डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से एक ही अटैक के अंदर वो डीमन का वहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। डीमन को मारने के बाद किंशन सेट का लीडर वहाँ पर मौजूद सारे डिसाइबल से कहता था कि आखिर किस तरह का काम कर रहे तुम लोग यहाँ पर। तुम्हारे आंखों के सामने यहाँ पर एक डीमन आ गया, लेकिन तब भी तुम लोगों ने इसे नहीं रोका। देखो आज का दिन बहुत बड़ा है। सारे के सारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर सेक्ट जो है ना वो सभी एक साथ आ चुके हैं, ताकि हम यहाँ पर विटनेस कर सकें कि किस तरह से ज़ेनरेन हीवन में जाते हैं। इसमें हर एक सेक्ट की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी ना होने दे, क्योंकि हमें पता है कि डीमन लोग यहाँ पर ज़ेनरेन को इतनी आसानी से हीवन में जाने नहीं देंगे। सारे डिसाइबल किंशन सेक्ट के लीडर से माफी मांग रहे होते कि हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम यहाँ की सिक्योरिटी को और टाइट कर देंगे। जिसके बाद सिस्टर जाओ जो होती वो उस डीमन को रस्सी से बांधती है और उसे घसीटते हुए किंशन सेक्ट से बाहर ले जा रही, ताकि बाहर जाकर उसे फेंक सके, जहाँ चील कफल से खा लेंगे। बड़ी शान से सिस्टर जाओ उसे सबके सामने से घसीटते हुए ले जा रही थी, जिसे सारे लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टर जाओ जो है इस किंशन सेक्ट के अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। उससे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इस पूरे किंशन सेक्ट के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते। तभी वहाँ पर आसमान के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ेनरेन का टेस्ट शुरू कर दिया गया था। इसी टेस्ट को पास करके वो यहाँ से सीधा हीवन में जा सकता है। इस टेस्ट को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे थे। वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल होते वो लोग कह रहे देखो तो यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि देख सके कि ज़ेनरेन यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा करके हीवन में जा पाता भी है या फिर नहीं। लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ था। अनगिनत लोग यहाँ पर आ रहे होते ताकि यहाँ पर इस टेस्ट को विटनेस कर सके। जिसके बाद वो टेस्ट शुरू कर दिया जाता है। अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि ज़ेनरेन कहाँ पर है, लेकिन वो उसी टेस्ट के बीच में होगा। सिस्टर जाओ तो यहाँ पर कोई भी चीजों पे ध्यान नहीं देती, बस उस डीमन को रस्सी से बांधे हुए अपना रास्ता नाप रही थी। उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। किंशन सेट का लीडर भी यहाँ पर एकदम ज्यादा ही हैरान और खुश भी था कि यहाँ पर ज़ेनरेन तो हीवन में जा रहे हैं। क्या पता वो कौन सा दिन आएगा जब हमारे सेट से भी कोई ऐसा निकल कर आएगा जो हीवन में जा सके। उसकी पूरी उम्मीद होती है कि हो सकता है ये काम सिस्टर जाओ ही कर दिखाएगी। आगे चलकर वो भी इतनी पावरफुल बनेगी कि वो भी हीवन में जा सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते पूरा वहाँ का मौसम एकदम बदल जाता है। चारों तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैल चुका था, क्योंकि ये टेस्ट यहाँ पर शुरू हो गया होता है। सारे लोग एकदम घबराए हुए थे कि यहाँ पर ज़ेनरेन अपना टेस्ट पास कर पाते भी हैं या फिर नहीं। पूरा आसमान बिल्कुल ऑरा से भर चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर एकदम ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारी चीजें बिल्कुल शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज़ेनरेन ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया। किंशन सेक्ट के भी जितने लोग होते हैं वो सभी वहाँ पर जमीन पे ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ज़ेनरेन ने अपना टेस्ट पूरा किया और वो हीवन में जा चुके हैं। उन्हें नहीं पता
था कि असल में यहाँ पर क्या हुआ। इन सभी ने बस अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जेनरेन ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया होगा। सिस्टर जाओ जो होती वो भी बस आसमान की तरफ देख रही थी, उसे भी कुछ कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर जेनरेन ने टेस्ट पूरा किया है या फिर नहीं किया, क्योंकि जेनरेन किसी सेक्टर में नहीं रहता था, वो बहुत दूर पहाड़ों में रहा करता था, इसलिए कोई भी अभी उसके पास जाकर नहीं देख सकता है कि यहाँ पर उसने टेस्ट पूरा किया है या फिर नहीं किया है। इसके बाद हम उसी पहाड़ का सीन देखते हैं जहाँ से जेनरेन का टेस्ट हो रहा था। वहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि जेनरेन ने यहाँ पर टेस्ट पूरा नहीं किया और वो उस टेस्ट में फेल हो चुका है। उसकी फिजिकल बॉडी जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसकी स्पिरिचुअल पावर ने वहाँ पर उसे एक और नया रीइंकार्नेशन दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह से जवान होकर वहाँ पर खड़ा होता है और उसकी पुरानी वाली जो फिजिकल बॉडी थी जो कि बिल्कुल बूढ़ी जैसी थी वो उसके सामने मर कर पड़ी होती है। जेनरेन वहाँ पर अपनी ओल्ड बॉडी से कह रहा था कि लगता है तुम्हें यहाँ पर ना काफी सालों का आराम मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ से मेरी मुसीबतों के दिन शुरू हो गए। इतने सालों की मेरी मेहनत थी जिसकी मदद से मैं हेवन में जाना चाहता था, वो सब बस पल भर के अंदर खत्म हो गया। मेरी जिंदगी भर की मेहनत यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद नया वाला जो जवान जेनरेन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओल्ड बॉडी के अंदर से स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल देता है, जो कि उसकी सबसे खास स्वॉर्ड हुआ करती थी, और वो स्वॉर्ड स्पिरिट को एक ब्रेसलेट में बनाकर अपने हाथ में लगा लेता है ताकि वो भी किसी को बता नहीं सकता कि असल में वो कितना ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था करता था, क्योंकि अब उसकी बॉडी को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसके बाद जेनरेन अपनी ओल्ड बॉडी को वहीं पर पहाड़ों के बीच में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से उसे अपना बिल्कुल नए तरीके से सफर शुरू करना होगा। उसकी जितनी भी मेहनत थी वो सब खत्म हो गई। हालांकि उसके पास पिछली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे गेन करने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जेनरेन उदास था कि क्या पता मैं अगली बार वापस से इस लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा मेहनत करूँ और मेरी नसीब अच्छी नहीं हुई तो मैं फिर से जब हेवन में जाने वाला रहूंगा तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसलिए वो कंफ्यूज था कि वो वापस से अपनी कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट करे या फिर एक नॉर्मल तरह की ही जिंदगी गुजारे, और यही कंफ्यूजन के साथ वो वहाँ से चला गया होता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो कि असल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन वुड होता है। वो कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, जिसके ऊपर अभी जेनरेन का ध्यान नहीं जाता, बल्कि यहाँ पे जो जेनरेन की बॉडी थी वहीं पे वो टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसे अनदेखा करके जेनरेन वहाँ से चला जाता है। अब जेनरेन काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते वो किसी छोटे से गांव के अंदर पहुंच जाता है। इस गांव में आने के बाद न ही वो किसी को पहचानता था, न ही गांव के कोई और लोग उसे पहचान रहे होते हैं। जेनरेन वापस से उस जगह पर नहीं जा सकता जहाँ पर वो पहले रहा करता था, क्योंकि सभी लोग उसे पहचान लेंगे ये तो जेनरेन है जिसने अपना टेस्ट पूरा नहीं किया और ये तो वापस से अर्थ पे ही आ चुके हैं, जबकि सभी को अभी भी लग रहा होता है कि वो हेवन में चला गया। किसी को रियलिटी नहीं पता थी कि जेनरेन तो असल में यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। उस गाँव में आने के बाद बच्चे जो थे वहाँ पर जेनरेन को देखकर घबरा रहे होते क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल ही अलग थे। वो बिल्कुल जैसे इमॉर्टल कल्टिवेटर जैसे कपड़ों में होता है और गांव के लोगों के कपड़े तो बिल्कुल अलग ही थे। इस वजह से उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर आ गया है जो हमें यहाँ पर नुकसान भी पहुंचा सकता है। बच्चों ने ये बात अपने पेरेंट्स को ही बता दी थी, इसलिए पूरा गांव उठकर आ जाता है जेनरेन के पास ताकि उससे बात कर सके कि असल में ये बंदा है कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। सारे लोग कहते क्या पता ये कोई कल्टिवेटर होगा जो किसी पावरफुल सेक्ट से यहाँ पर आया है। इसका लुक और इसका कपड़ा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा। ये सारे लोग यहाँ पर आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गांव का चीफ आ जाता है। चीफ ने जैसे यहाँ पर जेनरेन को देखा था वो समझ चुका था कि नहीं ये जेनरेन कोई मामूली बंदा तो नहीं है, जरूर कोई मास्टर होगा जो कि इस गांव को देखने के लिए आया है। वो चीफ वहाँ पर जेनरेन के सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर मुझे पता है कि आप यहाँ पर मास्टर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप इतने छोटे मोटे से गाँव में क्या अगर हमसे यहाँ पर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चीफ को ऐसा करता हुआ देखकर गाँव के सारे लोग जो थे वो सभी भी अब यहाँ पर जेनरेन के सामने ग्रीट करने लगते हैं। उन्हें भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि जेनरेन कोई मास्टर होगा जो यहाँ पर आया हुआ है। जेनरेन यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इसी गांव में रुकने के लिए आया हूँ, मुझे जगह चाहिए होगी ताकि मैं इस गांव में रुक सकूं। ये सुनकर चीफ थोड़ा घबरा जाता है कि अरे यहाँ पर मास्टर रुकेंगे, हम इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। जेनरेन को लग रहा था कि यहाँ पर चीफ जो घबराया है वो इसलिए घबराया होगा कि इनका खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो अपने पास से 2-4 जेट निकालता है जो कि सोने से बने हुए थे। वो उस जेट को चीफ को देते हुए कहता है कि इसे आप रख लो, इसके बदले मुझे कोई छोटी सी जगह दे देना। चीफ कहता है नहीं सीनियर ऐसी बात नहीं है, हम तो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आप इतने बड़े मास्टर है और हमारे पास खड़ी झोपड़ी वगैरह है, छोटे मोटे घर है, तो हम आपकी खातिरदारी कैसे कर पाएंगे, इसी वजह से मैं परेशान था। लेकिन जनरल कहता है इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चीफ के हाथ में वो जो थमाते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पर शेनलाओ नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है और यही वो बच्चा था जो कि बहुत ही खास तरह के टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। इसके बारे में वो बच्चा खुद भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर जनरल समझ चुका था कि ये बच्चा कोई मामूली
मामूली बच्चा नहीं है, वो उसे घूर कर देख रहा होता है। ये देखकर शेनलॉ के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लग रहा था कि जो जेनरन है वो यहाँ पर शेनलॉ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर शेनलॉ जेनरन की देखभाल कर सके। कभी उन्हें चाय वगैरह खाना वगैरह की जरूरत होगी तो वो उन्हें बना कर दे देगा। इससे शेनलॉ के पेरेंट्स यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाते हैं और उन्होंने शेनलॉ को एक सर्वेंट की तरह जेनरन के साथ भेज दिया था, जो कि अब एनी टाइम जेनरन का ख्याल रखेगा। शेनलॉ भी इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आई होप दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन आप सभी लोग को जरूर से पसंद आया होगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आप सभी लोग को कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।